जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के दिन के कि एक ये समझना है कि लेसन प्लानिंग कहते किसे हैं और कौन किसे प्रोसेसेस हैं या स्टेजेस हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान को जब डेवलप किया जाता है तो कौन कौन से स्टेजेस हैं इनको फॉलो किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। फिर इंटेलिजेंस को देखेंगे कि ये इंटेलिजेंस है क्या, और टू थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस को देखेंगे। जो मेन फोकस होगा वो गार्डनर ही की जो थ्योरी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसको हमारा मेन फोकस होगा। लेट मी स्टार्ट विथ दिस स्लाइड। लेसन प्लानिंग हम करते हैं या टीचिंग करते हैं या कोई सेशन लेते हैं या कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं या कोई डिस्कशन वगैरह करते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ the session, the main purpose of the lesson, the main purpose of discussion, the main purpose of the lecture is to make the students, to make the audience independent learners. Whenever we start teaching something, जब भी हम किसी चीज को टीच करने का आगाज करते हैं, कोई भी सेशन किसी भी लेवल पर हो, so at the first stage they are at the dependent level. पहली स्टेज जब आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं चाहे किसी भी लेवल पर हो, तो आपकी ऑडियंस जो है दे आर एट द डिपेंडेंट लेवल। डिपेंडेंट लेवल मींस के दे हैव नो आइडिया एट ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू टीच, हाउ यू आर गोइंग टू टीच, एंड व्हाट एग्जांपल्स विल यू गिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एट फर्स्ट ऑडियंस जो है आपकी तरफ सिर्फ देखती है कि आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मिसालें देंगे वगैरह वगैरह। इस तरह जब आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो किसी भी टॉपिक के मुतालिक सबसे पहले वो स्टूडेंट जो है आपके मुंह की तरफ देखते हैं, आपकी बातों की तरफ देखते हैं। दे आर फुली डिपेंडेंट ओवर यू कि आप जो भी कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, या वो अपने जहन में एक खाके से बना रहे होते हैं, लेकिन दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। थोड़ा वक्त जब गुजर जाता है उसके फौरन बाद एक और स्टेज शुरू हो जाती है, दैट इज कोलैबोरेटिव। और कोलैबोरेटिव स्टेज इज द वन वेयर दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वेयर दे स्टार्ट गिविंग ओपिनियंस, वेयर दे स्टार्ट गिविंग सजेशंस। अपनी तरफ से मिसालें देते हैं या मिसालें के जरिए से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप उनको कोई बेहतर मिसालें दें। बेहतरीन टीचर वो है जो कि डिपेंडेंट स्टेज से फौरन कोलैबोरेटिव स्टेज पर चला जाए। जिस टीचर ने कोलैबोरेटिव स्टेज, जो भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिव स्टेज पर जल्दी लेकर चला गया, सो ही इज मोर इफेक्टिव एज द वन हु इज ऑलवेज कीपिंग द स्टूडेंट्स डिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट या डिपेंडेंस इज द स्टेज वेयर दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, and collaborative is the stage where they start participating in the discussion in the teaching learning process. फिर सवाल जवाब के जरिए से एक स्टेज वो आ जाती है जब वो अपनी तरफ से थिंकिंग करना शुरू कर लेते हैं और बियॉन्ड द क्लासरूम एनवायरनमेंट, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासरूम या बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रेनिंग रूम, उसके बाहर वो सोचना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द इंडिपेंडेंट स्टेज। सो बेहतरीन टीचर वो है जो अपने लेसन प्लान के अंदर डिपेंडेंट स्टेज से शुरू कर ले और इंडिपेंडेंट स्टेज तक बच्चों को लेकर चला जाए, जहां पर बच्चे खुद से करना शुरू कर लें। इफ यू रिमेंबर, हमने जो इसेलोस पढ़े थे, तो इसेलोस की जो वर्डिंग्स थी, तो उसके जो अल्फाज थे, तो वो ये ऐसे थे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। Similarly, if you remember the Bloom taxonomy level, dependent level पर आप facts and figures देते हैं, so you are giving the knowledge only. फिर comprehension stage आ जाती है जहां पर आप बच्चों को involve करके उनको समझाते हैं कि ये है क्या। फिर the third stage is the application, उन्होंने जो सीखा हुआ है तो उनको new situation में वो apply करना शुरू कर देते हैं। So it is the knowledge level, it is the comprehension level, and it is the application level. So अब डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तक ले जाने के लिए यू मस्ट हैव अ लेसन प्लान। यानी आपका लेसन प्लान इस तरह से डेवलप हो कि वो डिपेंडेंट से शुरू हो, जहां पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो कोलैबोरेटिव, और बच्चों को एक इंडिपेंडेंट लर्नर बना दे, जो होम असाइनमेंट वगैरह देते हैं सो वो इंडिपेंडेंटली उसको कर सके। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग।
अब देखते हैं कि ये लेसन प्लान कैसे कहते हैं। प्लानिंग का लफ्ज आप लोग सबने सुना होगा। प्लानिंग मीन्स इट इज, if you look at just this definition, it will tell you everything about even lesson planning. अगर जी ये जनरल प्लानिंग की डिफिनीशन है, जिस तरह की हमने मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफिनीशन तो जनरल थी, सो वहां से फिर स्पेसिफिकली हमने क्लासरूम के लिए वहां से डिफिनीशन निकाली थी, एक्सप्लेनेशन निकाली थी। सिमिलरली यहाँ पर प्लानिंग की जो जनरल डिफिनीशन है इसको देखेंगे और फिर क्लासरूम के अंदर ये प्लानिंग या लेसन प्लानिंग के अंदर किस तरह से हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो या इंटरप्रेट कर सकते हैं तो भी देखेंगे। सो प्लानिंग इज एंड आई रिक्वेस्ट कि आप मुझसे पहले ना पढ़ें क्योंकि फिर यू विल नॉट बी विद मी, आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करेंगे और मैं कुछ और आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ नीड। सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन है, नीड का तयन करना है, जरूरत का तयन करना है, नंबर 1। फिर देन वर्किंग आउट द बेस्ट वे टू मीट द नीड। ये जो भी नीड थी आपने जो एस्टेब्लिश की थी बच्चों के लिए या किसी भी लेवल पर किसी भी बंदे के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वर्किंग आउट द बेस्ट आउट टू मीट द नीड। फिर उसके लिए प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज बनानी है, क्या चीज, टू मीट द नीड, इन नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन विद इन अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। लेकिन आपने एक एक्शन प्लान भी बनाना है, who is going to do what, when and how, that is called strategic framework. इसका फायदा क्या होगा, that enables you to identify priorities। अब हर कोई चीज करने की नहीं होती, इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क से, इस एक्शन प्लान से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज है तो इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। प्रायोरिटी से मुराद है तरजीहात। अब हर एक लेसन के अंदर हर एक लफ्ज जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो काम की चीजें हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन में आपको मदद करती है ये प्लानिंग जो है, एक्शन प्लान, एंड डिटरमिन्स योर ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। फिर आपने जो प्रिंसिपल जिन उसूलों को फॉलो करना है तो उनको भी डिटरमिनेशन में आपको मदद देती है। क्या चीज, दिस एक्शन प्लान। नाउ लुक एट इट वंस अगेन। Planning is the systematic process of establishing a need identification, then working out the best way to meet the need, उसके लिए methodologies का तयन करना, within a strategic framework, फिर उनके लिए मुख्तलिफ strategies या action plan बनाना। इसका फायदा क्या होगा, that enables you to identify priorities, जिससे आपको priorities का पता चलेगा, तरजीहात का, and determines your operational principles, किन उसूलों पर आपने अमल करना है। Now look at it in the perspective of lesson plan now. So lesson plan is the systematic process of establishing a need. Need यहाँ पर अगर आप इसे लोज देख लें, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स देख लें, सो ऑब्जेक्टिव्स आपने सबसे पहले तयन कर लिया कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। सो प्लानिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ नीड। ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी रिटन फॉर्म में आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। Then working out the best way to meet the need. Then you have to select one of the methodologies. Methodologies, I think all of you are clear now कि कौन कौन से methods थे, कौन कौन से methodologies थे। इन objectives को achieve करने के लिए कितने आपके पास methods थे, so आपने उनमें से बेहतरीन का इंतखाब करना है जो इन needs को पूरा कर सके। लेकिन within a strategic framework, ओवरऑल तो एक मेथड था, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेटजीज थी, इफ यू रिमेंबर, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज थी, उनको फिर आप डिजाइन करेंगे। इन एक्टिविटीज को डिजाइन करने का फायदा आपको क्या होगा, ये होगा कि आपको प्रायोरिटीज का पता चलेगा, किन किन चीजों पे मैंने फोकस करना है, और कुछ नॉर्म्स भी आपने क्लासरूम के लिए बनाने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाने हैं, कुछ होमवर्क भी करना है कि क्लासरूम को किस तरह से लेकर जाना है। सो इफ यू अप्लाई दिस प्लानिंग डेफिनेशन on lesson planning, you are getting a clear-cut idea. There are objectives, then teaching methodologies, then there are the activities, and the activities will help you that what to do and what not to do, and how to do also determines your operational principles, how to do them, what things to be kept under consideration. अब lesson plan क्या है? I think you have got the idea a bit from here. If you have any question, you can ask me at this stage. Look at the lesson plan कि ये lesson plan है क्या?
इसका फायदा क्या है? अब लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान इज जस्ट लाइक अ जर्नी. लेसन इज जस्ट लाइक अ जर्नी एंड लेसन प्लान इज द मैप. आप में लाजमी बात है, कहीं पर भी जाना हो तो उस सफर के लिए आप रूट का इंतखाब करते हैं, मैप का इंतखाब करते हैं कि किस टाइम कहाँ से मैं निकलूंगा या निकलूंगी, किस टाइम कहाँ पे पहुंचना है, कौन से रूट का इंतखाब करना है, वगैरह वगैरह. तो जिस तरह कि आप सुबह ड्यूटी के लिए जाती हैं या जाते हैं, सो रास्ते का तयन पहले से आपको टाइम वगैरह का ही पता होता है कि इतने टाइम में बस स्टॉप पे पहुंचूंगा या इतने टाइम में मैं फला चौक पे पहुंचूंगा, वगैरह वगैरह. So it is just like, lesson is just like a journey. Those 40 minutes period is like a journey. 40 मिनट की जो क्लास होती है, और लेसन प्लान इज द मैप. तो मैप के बगैर आप कभी भी जर्नी नहीं जारी रख सकते. यू मस्ट हैव अ मैप. और मैप भी वो जो आपको शॉर्टकट एंड सेफ रास्ता प्रोवाइड कर ले, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर ले कि जिस पर चलना फिर आपके लिए मुश्किल हो. सो फायदा क्या है? इट शोज यू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. लेसन कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, एंड द रूट टू गेट देयर. और कौन कौन से स्ट्रेटजीज है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि मुझे वहां पर पहुंचा देगी, कहाँ पे पहुंचा देगी, जहां पे मैंने पहुंचना है. सो यू मस्ट हैव अ लेसन प्लान. अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान. लेसन प्लान को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बिट, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स द 4 स्टेप्स और द 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लान. नंबर 1 इज द प्रिपरेशन स्टेज. ये आप घर में करते हैं, घर के अंदर बैठकर जब आप होमवर्क करते हैं कि कल मैंने क्या पढ़ाना है, दैट इज द प्रिपरेशन स्टेज. फिर उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, दैट इज द प्रेजेंटेशन, एंड इट इज इन द क्लासरूम, जहां पर आपने डिलीवर करना होता है. अब लेसन प्लान के अंदर आपने ये भी देखना है, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने सामने ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज का तयन करते हैं, वहां पर एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करते हैं, वगैरह वगैरह. सो दैट इज द प्रिपरेशन स्टेज. या कोई सवाल हो तो उसके सोल्यूशन पहले एडवांस में देख लेते हैं, वर्ड्स मीनिंग वगैरह देख लेते हैं. Presentation is the real presentation when you are in the classroom and teaching that concept or that content. The third one is the practice. Practice means the activities in which to involve the students. Practice आपने जो पढ़ाया, if you remember, इससे पहले हमने ये वाली स्टेज देखी. This one, collaborative, जहां बच्चों को आपने क्या करना था, इन्वॉल्व करना था. अब इट इज दैट स्टेज, कोलैबोरेटिव स्टेज, जहां पर बच्चों से आपने प्रैक्टिस करानी है. द फोर्थ वन इज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस कि आपने असेसमेंट भी बच्चों की करनी है. सो दीज आर द सिंपलेस्ट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लान. डिटेल में जो स्टेप्स है उनको फिर हम देखेंगे, लेकिन दीज आर जस्ट द 4 वंस. अब किस किस स्टेज पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, नाउ लुक एट दीज थिंग्स. अच्छा, इसके मुतालिक मैं इजाफी एक बता दूं, जो 4P का कंसेप्ट था, 4Ps का, 4Ps, P1 प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, वो यही 4Ps थे. सो इफ यू फॉरगेट द अदर फॉर्मेट्स ऑफ द लेसन प्लान, ओके. सलमा पवार साहिबा, इज इट विजिबल नाउ स्लाइड? उनको स्लाइड में कोई इशू है? और एनीबॉडी एल्स में प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स के स्लाइड विजिबल है कि नहीं. Okay, thank you. Okay, so these are the 4 stages: preparation, presentation, practice and production. अब इन स्टेजेस को देखते हैं कि टीचर का किन किन स्टेजेस पर क्या क्या किरदार है. And this one will really help you that how to develop a lesson plan. Now, if you look at this chart, this table, जो ideal lesson plan preparation के लिए रेशियो है, the preparations at preparation stage पर टीचर की कंट्रीब्यूशन क्या है और स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन क्या है. प्रिपरेशन के स्टेज पर आप घर में होते हैं, लेसन प्लान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो 100% थिंग्स आर डिपेंडेंट ओवर यू. स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन 0% होती है एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ.
प्रेजेंटेशन के स्टेज पर ऐसा हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एक्टिव लेक्चरिंग, जो एक स्ट्रेटेजी थी। एक्टिव लेक्चरिंग में यह था कि आउट ऑफ 10 7 मिनट्स जो है अगर आपने पढ़ाया तो 3 मिनट्स आपने बच्चों को इन्वॉल्व लाजमन करना है। So even at the presentation stage, from time to time, you have to ask questions, you have to do some activities to involve the students during the presentation. So presentation के stage पर 70% time आप लेंगे, 70% होल्ड आपका होगा और 30% इन्वॉल्वमेंट आप स्टूडेंट्स की करेंगे presentation के stage पर। यानी जब आप पढ़ा रहे हों तो उस वक्त हरगिज ये नहीं है कि पढ़ाने के लिए आपने 20 मिनट रखे हैं तो 20 मिनट आप पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं। नो, उन 20 मिनट्स में 14 मिनट आपने पढ़ाने हैं और जो 6 मिनट हैं तो आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनसे कोई क्वेश्चंस करने हैं या कोई और अटेनमेंट एक्टिविटीज करनी है या स्ट्रेटेजीज अपनानी है। जो प्रैक्टिस स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज पर फिर आपने जो पढ़ाया उसके बेस पर आप हेल्प करेंगे जस्ट 30% और बच्चे जो काम करेंगे दैट विल बी 70%। रिपीटिंग, जब बच्चे प्रैक्टिस करें, यानी आपने जो भी कंसेप्ट समझा दिया तो फिर समझाने के बाद उनको स्पून फीडिंग ना दिया करें, बल्कि ज्यादा काम उनको करने दिया करें जब प्रैक्टिस हो रही हो, और जहां जहां पर जरूरत होता आप उनकी हेल्प कर लिया करें। 30% आपका इनपुट होना चाहिए। जो प्रोडक्शन स्टेज है, जो असेसमेंट स्टेज है, जब आप पेपर लेते हैं तो पेपर लेते हुए फिर आप बच्चों की हेल्प ना किया करें, फिर उनको आप हिंट्स ना दिया करें, फिर उनको आप गाइड ना किया करे कि वो फला जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड ये कंटेंट है और ये फला जस्ट हिंट उनको दे रहे हैं ताकि वो लाइन पे आ जाए, वो सही आंसर दे दें। नो, डोंट डू दैट थिंग। एट द प्रोडक्शन स्टेज 100% पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स की और 0% आपकी। इफ यू लुक एट दिस टेबल, 100 0 एंड 100 0, 30 30 एंड 70 70। सो प्रिपरेशन स्टेज पर 100% आपका काम है, प्रेजेंटेशन में बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया करें। जो प्रैक्टिस की स्टेज हो तो फिर आप ज्यादा टाइम बच्चों को दिया करें और कम टाइम आप खुद दिया करें, और प्रोडक्शन स्टेज पर बच्चों को ऐसा टास्क दे कि वो घर में इंडिपेंडेंटली कर ले जहां पर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। नाउ स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अगर आपने एक लेसन प्लान डेवलप करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इफ यू लुक एट स्ट्रक्चर, देखिए कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हरगिज नहीं है या कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह केपी में हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए लेसन प्लान्स बनाए थे तो एक्टिविटीज के हिसाब से जो है वो लेसन प्लान्स डेवलप होते हैं। एक लफ्ज़ सेशन प्लान का भी इस्तेमाल होता है, अगर आपने ट्रेनिंग सेशंस वगैरह डिजाइन करने हैं तो वहाँ पे सेशन प्लान होता है। अगर कोई कंटेंट वगैरह क्लासरूम के अंदर पढ़ाना हो तो उसके लिए लेसन प्लान। आमतौर पर किस तरह से पढ़ाना है तो उसके लिए सेशन प्लान बनाए जाते हैं, और क्या पढ़ाना है, वो कंटेंट किस तरह से पढ़ाना है। सो यानी जो एंड्रोगॉजी है, एंड्रोगॉजी पढ़ो किस तरह से पढ़ा रहे तो उसके लिए हम सेशन प्लान के डेवलपमेंट करते हैं। एक है एंड्रोगॉजी और एक है पेडागॉजी। पेडागॉजी जो है वो बच्चों को पढ़ाना, क्लासरूम को पढ़ाना, जो रियल क्लासरूम होते हैं उसके अंदर, और एंड्रोगॉजी जब आप एडल्ट को पढ़ाते हैं, सो एडल्ट एजुकेशन जो है दैट इज कॉल्ड एंड्रोगॉजी या एंड्रोगॉजिकल स्किल्स। अब की पॉइंट्स क्या है जो आपने कंसीडर करने हैं लेसन प्लान के अंदर। नंबर 1, कंटेंट एंड टास्क ब्रेकडाउन। क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक है जो मैंने पढ़ाना है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा कंटेंट आप कवर कर सके, या अगर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसी है जो वहाँ पर कंटेंट आपने नहीं कवर करना, बल्कि कोई आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करानी है तो उसके लिए फिर टास्क ब्रेकडाउन इन दैट सेंस आल्सो। सो पूरा लेसन तो आप एक लेसन प्लान के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर कंटेंट को आपने ब्रेक डाउन करना है, एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करनी है। नंबर 1, सो टॉपिक आपके पास कंटेंट आ जाएंगे, कौन सा लेसन है इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स। नंबर 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाजमन आपने लिखने हैं, लर्निंग आउटकम्स लाजमन आपने लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जब अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एसिलोज, ईलोज, आइलोज वगैरह किसे कहते हैं। सो इट इज आल्सो टू बी मेंशन ओवर देयर इन द लेसन प्लान। लेसन प्लान के अंदर टॉपिक, फिर लर्निंग आउटकम्स, एसिलोज,
जिसको हासिलात ताल्लुम भी कहते हैं उर्दू में। नंबर 3 टाइम, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कितने टाइम के लिए ये लेसन प्लान कितने टाइम के लिए है, सो रिटन ओवर हियर। और फिर हर एक एक्टिविटी जिसके बाद मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ, हर एक्टिविटी के सामने फिर आपने टाइम ड्यूरेशन भी लिखना है। रिसोर्सेज मटेरियल्स क्या चीज, एवीएट जिसको कहते हैं, सिंपलेस्ट अगर सिंपल अल्फाज में हम कह दें तो कौन कौन से एवीएट्स होंगे जिनकी हमें जरूरत होगी, यू हैव टू मेंशन इन द लेसन प्लान आल्सो के कौन कौन से एवीएट्स हमें चाहिए होंगे। एक्टिविटीज क्या कराएंगे आप, कौन कौन से स्ट्रेटजीज है जिनका इस्तेमाल करेंगे, सो इवन यू हैव टू लिस्ट डाउन दोज एक्टिविटीज आल्सो। रिमेंबर वन थिंग कि लेसन के अंदर जो पैराग्राफ वगैरह आप पढ़ाते हैं या कंटेंट वगैरह पढ़ाते हैं तो उनको लिखने की हर की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर मैथमेटिक्स की है वहां पर आपने जस्ट, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आपने जस्ट अपने ये वो क्वेश्चंस वगैरह लिखने हो, सो इट्स ओके देन। लेकिन इस तरह हर की जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा लेसन जो है वहां पर आप लिखें, यू कैन जस्ट गिव द रेफरेंस ओवर देयर। रेफरेंस आप सिर्फ देख सकते हैं कि पेज नंबर फला से फला तक या पेज नंबर फला में यहाँ पर पढ़ाऊंगे, सो यू कैन जस्ट मेंशन ओवर देयर। फिर एक्टिविटीज के साथ साथ फिर आपने असेसमेंट प्लान भी शेयर करना है कि किन किन स्टेजेस पर कौन कौन से सवालात में करूंगा या करूंगी। सो वट एवर द असेसमेंट क्वेश्चंस या होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू लिस्ट डाउन ओवर देयर आल्सो। रेफरेंसेस आल्सो यू हैव टू मेंशन कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से पेज नंबर है या कौन सा लेसन नंबर है वगैरह वगैरह। लेसन अगरचे आ गया यहाँ पे, लेकिन पेज नंबर यू हैव टू गिव ओवर हियर अगर आप क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं। अगर आप किसी फोरम वगैरह के लिए कोई मटेरियल वगैरह डेवलप कर रहे हैं, इन दैट केस आपने जो जो मटेरियल जहां जहां से भी दिया हो तो उनका आपने रेफरेंस देना है। सो इट्स अ फॉर्मेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लान जहां पर टॉपिक मेंशन होगा, लर्निंग आउटकम्स होंगे, टाइम होगा, रिसोर्सेज होंगी, एक्टिविटीज होंगी, असेसमेंट प्लान होगा और रेफरेंसेस होंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें होंगी, लर्निंग आउटकम्स, टाइम ड्यूरेशन वगैरह वगैरह, किस स्टेजेस पर क्या क्या बातें होंगी। कंटेंट एंड टास्क ब्रेकडाउन के मुतालिक मैं बता दूं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि आपने किसी लेसन में से कौन सा पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, दैट इज द कंटेंट टास्क एंड टास्क ब्रेकडाउन। ऑब्जेक्टिव्स, रिमेंबर वन थिंग, अगर आप लोगों के जहनों में भी एक सवाल आ रहा होगा कि वहां पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और बुक्स के अंदर हमारे पास होते हैं एसएलओज वगैरह या करिकुलम में एसएलओज। रिमेंबर देयर आर 3 वर्ड्स, वन इज एसएलओ, वन इज आईएलओ एंड वन इज ईएलओ। एसएलओज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस ये है, आई नीड योर अटेंशन। SLOs are the student learning outcomes, and these are the outcomes which we are expecting that a students will be able to do. What the students will be able to do independently, that is called, or they are called SLOs or student learning outcomes. जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं what the teacher will be able to teach. टीचर जो अपने लिए टारगेट्स रखता है तो उनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। रिपीटिंग, टीचर अपने लिए जो टारगेट्स रखता है दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर और यहाँ पर लिंक्स ना बनाए, बल्कि यहाँ पर मैं वो आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो टीचर अपने लिए जो टारगेट्स रखता है क्लासरूम के लिए दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स, और स्टूडेंट किस काबिल होगा उस लेसन को करने के बाद, उस कंटेंट को पढ़ने के बाद, दे आर कॉल्ड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द आउटकम्स। अब जो करिकुलम के अंदर स्टेटेड होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और SLOs. As far ILOs are concerned, they are called intended learning outcomes. Student learning outcomes and intended learning outcomes. अब करिकुलम के अंदर जो रिटन फॉर्म में है, they are the SLOs, and intended learning outcomes are the objectives for the teachers. What the teacher will be able to teach, that is the intended learning outcome. यानी टीचर की जो इंटेंशन होती है
कि वो क्या पढ़ाएगा, किस हद तक कवर कर लेगा, कौन कौन से कंसेप्ट समझा देगा. They are not the SLOs, but they are the objectives or the intended learning outcomes. Expected learning outcomes are the objectives. Expected learning outcomes are the objectives which the teacher expects that after teaching that concept, how much am I expecting that the students will be able to do. They are the expected learning outcomes. Now you may be a bit confused about these words. एक मिसाल के जरिए से मैं समझा दूं कि SLO, ILO और ELO के बीच में फर्क क्या है. Yesterday we had an SLO जो पेंटागन और हेक्सागन के मुतालिक था. चलिए एग्जांपल में आपको एक और SLO बता दूं. A student will be able to identify and use nouns in their sentences. It's an SLO. A student will be able to identify and use nouns in their sentences. अब ये था स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो करिकुलम के अंदर रिटन था. टीचर ने जब पढ़ाना शुरू कर दिया, so he realized that today he will not be able to teach them both these concepts. Number one, identification of the nouns था, और number two, use of the nouns in the sentence था. दो बातें थी. उसके लिए जो टारगेट्स रखे गए थे, what the students will be able to do. तो उस दिन उसने अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा कि चले आज के दिन में जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन को कवर कर लूंगा और यूज ऑफ द नाउन इन देयर ऑन सेंटेंसेस, ये कंसेप्ट में थोड़ा सा समझा दूंगा, तो कम से कम उनको जो है लेटर ऑन पर वो मजीद या नेक्स्ट क्लास में मजीद यूज हाउ टू यूज देम इन द सेंटेंसेस ये मैं समझा दूंगा. सो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम ये हो गई कि कम से कम नाउन समझाना है और बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है हाउ टू यूज देम इन देयर सेंटेंसेस. एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ये है कि टीचर कहे कि चले अगर मैं नाउन के आइडेंटिफिकेशन समझा दूं प्लस कुछ ना कुछ मैं सेंटेंसेस यूजेजेस भी उनको बता दूं, तो सेंटेंसेस यूजेजेस ना सही लेकिन एटलीस्ट वो नाउन के आइडेंटिफिकेशन तो सीख लेंगे. दैट इज द expected learning outcome. Remember one thing, जो आपके objectives होते हैं वो 100% कभी भी अचीव नहीं होते. जो आपके objectives होते हैं वो 100% कभी भी अचीव नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है. So जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो इतनी एफर्ट्स लगा दूंगा और मेरा टारगेट ये होगा, लेकिन वो मैं अगर गेन ना भी करूं लेकिन कम से कम इतना तो मैं गेन कर लूंगा. दैट इज कॉल्ड द ELO और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. जो ECC का करिकुलम है वहां पर SLOs की बजाय ILOs का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वहां पर बच्चे will not be able to do these things, बल्कि the teacher will be able to teach these things. वहां पर that is more teacher centered और teacher oriented in the sense कि वहां पर टीचर्स पे ज्यादा फोकस किया गया कि ये कंसेप्ट किस तरह से समझाना है, ये कंसेप्ट किस तरह से समझाना है, वगैरह वगैरह. जबकि आप SLOs जो करिकुलम 2006 है उसके SLOs देखें तो आगे टीचिंग स्ट्रेटजीज नहीं दी गई कि आपने ये पढ़ानी किस तरह से है. इफ यू रिमेंबर इन द करिकुलम पोर्शन जो लेक्चर था हमारा, वहां पे हमने टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम्स पढ़े थे. सो जहां पर लर्निंग आउटकम्स हो दे आर द स्टूडेंट सेंटर्ड, जहां पर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हो और टीचर्स को बताया गया किस तरह से पढ़ाना है, दे आर कॉल्ड द टीचर सेंटर्ड करिकुलम. देन So repeating over here, जो करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव स्टेटेड होते हैं, they are called the student learning outcomes. जो टीचर अपने लिए टारगेट्स रखता है कि चले इस SLO को पार्शली में कवर कर लूंगा, इतना तो पढ़ा दूंगा, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. और फिर टीचर कहता है कि मैं जब इतना पढ़ा दूंगा तो कम से कम बच्चे इस हद तक इस चीज को समझ जाएंगे. they are called the expected learning outcomes और ELOs. So करिकुलम आप लेसन प्लान के अंदर आप SLOs भी लिख सकते हैं अगर टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंटर्ड है तो. बाद में मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा दूं, वहां से आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट सेंटर और वही टीचर सेंटर लेसन प्लान्स किस तरह से होते हैं, जहां पर आपने टीचर्स के लिए डायरेक्शंस दी हो कि आपने इस तरह से पढ़ाना है, आपने एक चीज करनी है. सो दे आर द टीचर सेंटर्ड. वहां पर आप ELOs लिखते हैं, ILOs लिखते हैं. और
जहां पर आप जो टीचर खुद डेवलप कर लें, आई नीड यू अटेंशन फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, जो लेसन प्लान टीचर खुद डेवलप कर ले और कहे कि कल मैं ये चीजें करूंगा करूंगी, तो वो एसएलओज लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के पोर्शन में लेसन प्लान के अंदर। लेकिन अगर आप सेक्शन हेड हैं या आपको टास्क दिया गया है कि इस सब्जेक्ट के लिए आप लेसन प्लान डेवलप कर ले ताकि टीचर्स अकॉर्डिंगली पढ़ाएं, तो फिर आपने वहां पर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखनी है कि आपने ये करना है, आपने ये एक्टिविटी, ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये मेथड इस्तेमाल करना है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन करनी है, आपने इस तरह से करनी है। जब ये इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं तो वहां पर फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। नाउ टाइम ड्यूरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दीज, जस्ट रिपीटिंग। कंटेंट के मुतालिक हमने पढ़ा, लर्निंग आउटकम्स किस तरह से लिस्ट डाउन करने हैं, टाइम ड्यूरेशन, एंड देन दीस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड शॉर्टली। अब टाइम ड्यूरेशन का क्या है, कितना कंटेंट आपके पास है, तो अकॉर्डिंगली आपने टाइम एलोकेट करना है। एंड इफ यू रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट की बात जो हो रही थी, तो ये इससे बिल्कुल उलट थी कि आपके पास कितना टाइम है, उसके अंदर आप क्या क्या कर सकेंगे, यू हैव टू मैनेज टाइम। आपके पास टाइम है कितना उन कंटेंट्स को पढ़ाने के लिए, अगर आप लेसन प्लान्स डेवलप कर रहे हैं, डेली आपके पास सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम है, वीकली, इफ यू रिमेंबर जो स्कीम ऑफ स्टडी हमने पढ़ी थी, तो वहां पर आपके पास डेली, वीकली, मंथली ब्रेकअप आ रहा था कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने कितने पीरियड्स हैं। सिलेबस या इस स्कीम ऑफ स्टडी आपके पास है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ही आपने फॉलो, अगर सिलेबस मौजूद है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो डिस्प्ले होती है जहां पर कंटेंट्स की लिस्ट होती है हर एक क्लास के अंदर कि क्या क्या कवर करना है किस किस वीक के अंदर, तो उसी के हिसाब से आपने टाइम ड्यूरेशन भी रखनी है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि 40 के 40 मिनट ही आप पढ़ाएं, आपके पास 2-3 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 2-3 से 5 मिनट आपके पास इजाफी या फ्री टाइम भी होता है, तो उस फ्री टाइम को भी आपने प्लान करना है। फ्री टाइम ये है कि बच्चे कुछ वक्त तक आपको सुनने के बाद फिर उकता जाते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वगैरह करनी है ताकि वो फ्रेश रहें, मोटिवेटेड रहें, तो उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है एडवांस में कि उस फ्री टाइम में मैंने क्या करना है, यू हैव टू प्लान द फ्री टाइम आल्सो। और अपने आप से सवाल कीजिएगा कि डू यू प्रोक्रेस्टिनेट और नॉट। प्रोक्रेस्टिनेशन मींस व्हेन यू आर जस्ट किलिंग द टाइम, आज का काम कल पे छोड़ना, कल का परसों पे छोड़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। टाइम के साथ खेलना कि चलिए कल कर लूंगा, ये वाला पोर्शन परसों कर लूंगा, ये वाला फिर कर लेंगे, और फिर वो आपसे होता ही नहीं है, सो प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कर रहे। इसी तरह से जो एक्टिविटीज हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज इन डिटेल्स। इनमें से एक दिन अगर आपने KWL का इंतखाब कर लिया, तो अगले दिन मिनट पेपर का कर लें, अगले दिन 3 पेयर शेयर करवा लें, कहीं पर ग्रुप वर्क करा लें, कहीं पर पोस्टर सेशंस वगैरह करा लें, वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स के लर्निंग आउटकम आपका क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपने इनमें से किसी एक का, और वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स ऑल दी स्ट्रेटजीज, सो any one of them or maybe other than these you can select in the activities. References, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल कि जब भी आप लेक्चर दे तो रेफरेंसेस आप बिल्कुल ऑथेंटिक दिया करें, कोई भी नाम ले तो वाकई उस बंदे ने वो कहा हो, कोई भी डेट आप दे तो वाकई वो डेट हो, कोई भी फार्मूला हो तो वाकई वो चीज हो। नंबर 2, अगर लेसन प्लान है, तो उसके अंदर पेज नंबर मेंशन कर ले, पैराग्राफ नंबर्स मेंशन कर ले, वगैरह वगैरह। अगर लेक्चर है तो फिर आई गिव यू ऑथर का नाम, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, पेज नंबर वगैरह लाजमी। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि लेसन प्लान, ये तो लेसन प्लान में लेक्चर कहाँ से आ गया। रिमेंबर वन थिंग, लेसन प्लान डजंट मीन कि यू मस्ट हैव अ रिटन लेसन प्लान ऑल द टाइम। आपके माइंड में भी लेसन प्लान हो सकता है कि 10 मिनट में ये करूंगा, 20 मिनट में ये करूंगा, 30 मिनट में ये करूंगा, घंटे का लेक्चर है तो आपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है, ये सवालात में करूंगा, इस तरीके से जो फ्री टाइम है उसको मैं यूज करूंगा, सो इवन दैट इज अ लेसन प्लान। रिपीटिंग, रिटन फॉर्म में लेसन प्लान का होना, इट इजंट द ओनली वे टू हैव अ लेसन प्लान, इवन आपके माइंड में जो है वो भी लेसन प्लान हो सकता है। सो आप जहां पर भी जाते हैं, सो उसके लिए इफ यू रिमेंबर हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज जस्ट लाइक अ मैप। सो आप जहन में प्लानिंग कर लीजिएगा उस लेसन के लिए कि मैंने पढ़ाना किस तरह से है। अब असेसमेंट प्लान है तो असेसमेंट क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, रिलेवेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे जो मैं से करूंगा या करूंगी, और होम असाइनमेंट के तौर पर मैं जो टास्क दूंगा या दूंगी तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे,
you have to work on them in advance rather than thinking on the spot. बात हो रही थी सेशन प्लान पे और लेसन प्लान पे. So over here you can see के जो Twinkle Twinkle Little Star का पोएम है, ये असल में टीचर्स के लिए डेवलप की गई है कि what the teachers have to do and how to do. जब आप अपने लिए लेसन प्लान डेवलप करेंगे, सो ओवर देयर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेंगे जिस तरह की कहा गया है कि कहें गुड मॉर्निंग. यहाँ पे लिखा जाएगा मैं कहूँगा या मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग से क्लास का आगाज करूँगा या करूँगी, जब आप अपने लिए लेसन प्लान बनाते हैं. लेकिन अगर आपने किसी और के लिए बनानी है या जनरल आपने लेसन प्लान वगैरह डेवलप करना है जहाँ पर टीचर्स को बताना हो कि आप ये करें, फिर आप ये करें और फिर आप ये करें. सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि आप अगर टीचर्स के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जस्ट लाइक दिस, और अगर अपने लिए बनाते हैं तो फिर आपने डायरेक्ट लिखना है कि व्हाट यू विल डू. सो इफ यू लुक एट दिस लेसन प्लान नाउ, सबक नंबर किताब सिलोज या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर इब्तदाई इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज के मुतालिक सवालात कैसे होंगे, नया मवाद जब आप पढ़ाएंगे, नया कंटेंट जब आप पढ़ाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होंगी, किस किस तरीके से पढ़ाएंगे. इफ यू रिमेंबर इट इज़ द प्रेजेंटेशन स्टेज, इट इज़ द प्रेजेंटेशन स्टेज जहाँ पर आपने बच्चों को इन्वॉल्व भी करना है. तो कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं, बच्चों के कब खोलें और कहें कि आज हम ये करेंगे. फिर यहाँ पर आप देखें सर हाथ ऊपर उठाएं और उंगलियों को खोलें और बंद करें 4 दफा बच्चों के साथ ऐसी दोहराई करें. सो यू हैव टू इन्वॉल्व the students also during the lesson. आखिर में देखें जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो फिर कुछ इज्तिमाई सरगर्मियां, ग्रुप वर्क जिसको कहते हैं, और कुछ इनफिरादी सरगर्मियां जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज या इंडिविजुअल वर्क होता है. सो वो आप किस तरह से करेंगे. सो इवन दोस थिंग्स आर लिस्टेड ओवर हियर. ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो वहां से आप डिटेल के साथ इसको देख लें, फिर कर लें. फिर इसी तरह से इख्तिताम जो है, अगर जायजा या जांचना या असेसमेंट, इफ यू रिमेंबर, सो असेसमेंट के लिए क्या क्या सवालात होंगे, किस तरीके से आप असेसमेंट करेंगे. सो दीज थिंग्स आर गिवन ओवर देयर. इट इज वन फॉर्मेट, शायद इससे डिफरेंट आपको फॉर्मेट्स मिले, लेकिन इट वाज जस्ट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेसन प्लान.